मेरा नाम राजा राम बिहारी, आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। 50 दिन के अंदर 2 राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मामला ये है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वो शराब नीति, भ्रष्टाचार में सम्मिलित और 100 करोड़ का आरोप लगा हुआ है। और ये 100 करोड़ गोवा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें खर्च करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है शराब नीति आयोग में जो 100 करोड़ रुपया लिए थे वो ईडी का आरोप है। सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी तक जांच में ये नहीं पता चला कि जितने भी नेताओं पे जांच हुआ, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्हें भी साल भर तकरीबन जेल में डाल दिया गया है, यानी जेल में रखा गया है। अभी तक ये चीज़ नहीं पेश हुआ कि कितना घोटाला हुआ, क्या कागज़ है, कितना ये किस पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ अभी नहीं हुआ। ईडी अभी भी जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वो एक ऐसे गवाह के तौर पे किया गया है जो गवाह उसमें खुद सम्मिलित था, खुद जेल गया था। हम एक एक करके नाम बताएंगे। यानी ये सब क्यों हो रहा है, सीए लाना क्यों लाना इस बीच में, और चुनाव की जो 4 साल से रुका हुआ था सीए, उसको इस बीच में क्यों लाने की जरूरत पड़ गई। क्या अरविंद केजरीवाल को, क्या विपक्ष के जितने भी राज्य में मुख्यमंत्री है उनको गिरफ्तार करना 2024 लोकसभा चुनाव के समय क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का तारीख भी ऐलान हो चुका है। यानी 18 अप्रैल से चुनाव का पहला चरण होगा। यानी लोकसभा चुनाव जो है 2024 में 7 चरण में होंगे और पहला चरण जो है अप्रैल 18 में चालू होने वाला है। क्या विपक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी तक जिस तरह से 2 मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिए गए, ये 2 मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस, यानी इंडिया अलायंस में जो 17 से 18 जो पार्टी है वो पार्टी मिल करके मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस तरह से अहंकार की तरफ, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को तोड़कर अपने में लाना, जो भ्रष्टाचार है उसे भी लाना, विपक्ष के राज्यों में विधायकों को तोड़कर, सांसदों को तोड़कर अपनी सरकार स्थापित कर लेना, अपनी सरकार बना लेना। क्या जो जनता चुन के भेजता है, जो जनता सरकार को बनाता है, उसे बीजेपी उस राज्य में सरकार को तोड़ करके अपनी सरकार बना लेते। यानी जो जनता जिनको चुनते हैं वो राज्य में वो नेता होता ही नहीं है, उस राज्य में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने दम पे, बल पे सरकार बना लेते हैं, पैसा के दम पे। चाहे अभी जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो मामला है, उस मामले को छुपाने के लिए क्या भाजपा सरकार सीए लाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाने की फेर में रहते हैं, ताकि इस बॉन्ड की सच्चाई, हालांकि इस बॉन्ड की सच्चाई छुपाने के लिए एसबीआई अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी। लेकिन धन्यवाद है, सलाम है उस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बेंच, इस बेंच में इस केस के खिलाफ, इस इलेक्ट्रो बॉन्ड के खिलाफ जो सुनवाई कर रहे थे, जितने भी बेंच में 5 बेंच के जो जस्टिस थे, उसे सलाम है कि भाजपा के जो असली चलचित्र चेहरा है उसे नकाब कर दिया। केजरीवाल को गिरफ्तार करना भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, और नुकसान इतना पहुंचाएगा कि 2024 में जो दिल्ली की लोकसभा सीट जो 7 है वो इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं 5 से कम दे सकती है। क्योंकि दिल्ली में आप ये चीज़ कह सकते हैं कि भाजपा जितनी भी राज्य में सरकार हो, उस राज्य में कभी भी कहीं पर भी एक सरकारी स्कूल उतना अच्छा नहीं बना होगा जितना भी दिल्ली के सरकारी स्कूल बना है। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार में नाम है, क्या है मामला, क्या है नहीं है, उसकी सच्चाई कब तक आएगी उसका कोई था पता नहीं। लेकिन जो काम किया है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कितना सुधरा है। दिल्ली में प्राइवेट से बच्चों को नाम कटा करके सरकारी में लिखाया जा रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। क्या भाजपा का कोई भी ऐसा राज्य है जहाँ पे कहा जाए कि सरकारी स्कूल अच्छा हो? कोई भी, कहीं पर कोई भी राज्य, आप यूपी का ही देख लीजिए। यूपी में आदित्य योगी नाथ जी लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा मानते कि जब से योगी आया है आतंकवाद, यानी यह कह सकते हैं कि जो दबंगई है, जो क्रिमिनल है,
उन लोगों के ऊपर नकेल कसने की काम करते हैं। यूपी में ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे लोग बंदूक से नहीं मरते, जहाँ पे थाने में लोग जाते कंप्लेन लिखाने के लिए, वहाँ पे थानेदार नहीं सुनते हैं तो लोग कहीं ना कहीं जो है आग लगा लेते हैं उसी थाने के सामने। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक पिकअप चोरी हो गया था, उसका कंप्लेन लिखाने के लिए गया था तो वहाँ पे कंप्लेन नहीं लिखता। उसके बाद वो व्यक्ति अपने परिवार और बच्चे के साथ गए रहते वहाँ पे उस थाने पे, और उस थाने के सामने जब कंप्लेन नहीं लिखता है तो उस थाने के सामने वो आदमी अपने परिवार, बेटी, बच्चे को छोड़ करके खुद पेट्रोल धार करके आग लगा लेते हैं। ऐसा नौबत यूपी में देखने को मिलता है। किस प्रकार से अफसर जो है काम करते हैं, किस प्रकार से थानेदार का जो दरोगा है वो किस प्रकार से काम करते हैं, किनकी बात सुनना चाहते हैं। अगर गरीब का बात ना सुना जाए, उस मजदूर का बात नहीं सुना जाए, उस ड्राइवर का बात नहीं सुनेगा, उस आदमी का कंप्लेन लिखेगा तो आखिर लिखिएगा, कंप्लेन लिखेगा तो लिखेगा किसका? किसान जमीन के लिए लड़ रहे हैं, बार बार कोर्ट, बार बार थाने पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान को भी उस तरह की उन्हें आश्वासन दे करके उसे तबाह कर दिया गया था। उसके बाद लगा कि अबे हमें ये यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो डीएम के ऑफिस के सामने आग लगा लिया। इस प्रकार की भी यूपी से खबर आता है। क्या यूपी में इसी प्रकार से सरकार चलेगा? यूपी में पेपर लीक हो जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। यूपी में शिक्षक भर्ती में जो घोटाला होता है उसे कोर्ट, उसकी सरकार भी स्वीकार करते है, उसके बाद भी इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता है। उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। भाजपा सरकार की येदियुरप्पा सरकार, भाजपा सरकार के राज येदियुरप्पा में कर्नाटक में जिस तरह से कोरोना के समय में एक मास्क का दाम 40 रुपया होता है, उस मास्क को 400 रुपये दर्जा देकर के सरकार की नज़रों में दिखाया। जिस बेड का दाम 15,000 में कई लोगों का बेड हो जाता है, उस बेड में एक व्यक्ति को 15,000 करके दिखाया। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। जितने भी इस बीच में जितने भी सरकारें बनाई गई, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकारें बनाई गई, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ला करके सरकार बनाया गया, उसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किया गया है? क्यों ईडी का टांग जो है उनके तरफ बढ़ रहा है? क्या विपक्ष के पास और विपक्ष को इसी तरह सताया जाएगा? क्या ये भाजपा सरकार कभी बदलेगा नहीं? क्या ये भाजपा सरकार ये सोच लिया है कि या जनता का जो मत होता है उसे भी चाहता है कि हमने खरीद लिया है, या जनता की मत को कुछ वैल्यू नहीं समझ रहा है कि हमें जो है इस प्रकार की रवैया कर लें तो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। अगर इस प्रकार से अभी की सरकार कर रही है, जहाँ पे कोर्ट, जहाँ पे पुलिस प्रशासन, जहाँ पर सरकारें, जहाँ पे बैंक, विपक्ष का जिस तरह से कांग्रेस का बैंक फ्रीज कर देना, जिस तरह से विपक्ष के ऊपर लगातार ईडी को भेजना, ईडी से परेशान करवाना, ईडी से छापा मरवाना, ईडी से गिरफ्तार करवाना, ईडी से मुख्यमंत्री यानी राज्य में मुख्यमंत्री को भी उठा लेना, मुख्यमंत्री को भी एक रंगदारी के तौर पर गिरफ्तार कर लेना, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की अहंकारी सरकार है, जिसे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसे उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर कोई भी सरकार आएगा तो जिस तरह से ये सरकार की है और जिस तरह से ये सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उस सरकार को उससे भी बदतर करके उसकी पार्टी को ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये लड़ाई और ये जो काज हो रही है, मोदी रिटर्न यानी 3 बार जो सत्ता में आने की जो ताकत लगा रही है, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में ला लिया। नीतीश कुमार भले उसके पार्टी में गए, लेकिन वो नाखुश दिख रहे हैं। अभी तक सीट का बंटवारा तो कई मशक्कत के बाद हुआ, लेकिन कैंडिडेट का ऐलान नहीं हो रहा है। बिहार में जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, उसकी बयान सुनकर के आज कुशवाहा समाज उसे औकात बता दी है। और ईडी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना है, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करना है, अगला नंबर राघव चड्ढा को गिरफ्तार करना है, बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजा को गिरफ्तार करना है, मायावती को भतीजा को गिरफ्तार करना है, डीके शिव कुमार को गिरफ्तार करना है। क्या इसी प्रकार से पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके चुनाव अकेले लड़ने पे 400 पार लाने की बात करें? अगर आपको 400 पार आ रहा है तो फिर विपक्ष को जेल में डालने की क्या नौबत आ गई? क्या भाजपा सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए कोई अलग से तारीखें तय की गई है कि उसको अलग तारीख में ईडी गिरफ्तार करेंगे, 2024 के चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे? एसबीआई जिस तरह से दलीलें दे रहे थे कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए, यानी 4 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है हम सारा मामला, सारा जो डेटा है उसे हम सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डंडा लगने के बाद
एसबीआई तो कई मशक्क़त की, कभी कभी ईडी यानी कोर्ट का बात कहने पर भी जो है एसबीआई पेश नहीं कर रहे थे। कई डांट कई फटकार के बाद एसबीआई जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जानकारी सार्वजनिक की। यानी ऐसे कई कंपनी है जो भाजपा को चंदा दी है, और ऐसे वही कंपनी चंदा दी है जो भाजपा ईडी सीबीआई के रडार पे कंपनी थी। कथित तौर पे जो शराब घोटाला हुआ उसमें 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। इस शराब नीति लागू में कहा गया था कि जो व्यक्ति सरकार में है वो नहीं बेचेगा, उसको अलग से कि जो व्यक्ति प्राइवेट वेंडर है। दिल्ली में जो शराब नीति जो लाया गया था उस शराब नीति में नए वेंडर यानी प्राइवेट वेंडर को इस काम को सौंपा जाएगा, जिससे इनके पीछे की सोच था कि अधिक खरीदारी के बाद ज़्यादा आकर्षक बनाया जाएगा ताकि सरकार के पास ज़्यादा राजस्व आए। इससे पहले पुरानी नीति थी कि ठेके का लाइसेंस सरकार के पास होता था, यानी इसके बाद ये सरकार द्वारा बनाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि जो भी शराब की एमआरपी था वो उसमें कुछ छूट देता था, और कई ऐसे ब्रांड थे जिनमें एक पर एक फ्री का भी ऐलान किया गया था, ऑफर दिया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक खबर में लिखा कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 580 करोड़ का नुकसान हुआ। एलजी वीके सक्सेना ने रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने जुलाई 2022 में केस दर्ज किया। अगस्त 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया। जांच के बीच सितंबर 2022 में दिल्ली शराब नीति को इस नई शराब नीति को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि जिस केस में गवाह बनाया गया है, जिस केस में अरविंद केजरीवाल को मुख्य सरगना बता रहे हैं कि ये एक गवाह है जिसे पेश किया गया है, क्या बातें हुई कोर्ट में आज उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब आते हैं कि जो गवाह है वो गवाह को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, किस तरह से उसे फिर बेल दिया गया, फिर उसे गवाह भी सरकारी बना दिया गया। 11 नवंबर 2022 ईडी ने अरविंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को दिल्ली एक्सरसाइज केस में गिरफ्तार किया था, यानी शराब नीति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 15 नवंबर 2022 4 दिन बाद अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपये का बॉन्ड खरीदता है, चुनावी बॉन्ड खरीदता है, जिसे भाजपा भुना भी लेते हैं 21 नवंबर तक। इसके बाद अरविंदो फार्मा ने 2023 में 25 करोड़ रुपये का एक और चंदा बॉन्ड खरीदते हैं, जो भाजपा भुना भी लेते हैं। रॉज रेवेन्यू कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। ईडी के केस में सरकारी गवाह बनाने के 5 महीने बाद 2023 में अरविंदो फार्मा 25 करोड़ रुपये का चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं। एक और कंपनी है जो इनसे जुड़ा हुआ है, एएलपी, जिसने 15 करोड़ रुपये की बॉन्ड खरीदते हैं। एक और कंपनी है जो 10 करोड़ रुपये की बॉन्ड खरीदते हैं, लगभग टोटल 52 करोड़ की बॉन्ड खरीदते हैं, जिसमें भाजपा को दिया जाता है और भाजपा इसे रिडम करके भुना भी लिया लेते हैं। 22 मार्च को केजरीवाल की शराब नीति केस में केजरीवाल की रिमांड पे कोर्ट में क्या बातचीत हुई, वकील अरविंद केजरीवाल के वकील और ईडी के तरफ से जो वकील जो बहस कर रहे थे उसके बीच की बात क्या हुई, वे सारे बात बताएंगे। एसजी राजू ईडी के तरफ से वकील थे। शराब नीति को बनाने में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सीधे तौर पे शामिल थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट विक्रम चौधरी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है, क्या ईडी चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रही थी ताकि गिरफ्तार कर केजरीवाल को रोका जा सके। रिमांड एसजी राजू ईडी के तरफ से केजरीवाल से मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है या रिमांड देने के लिए फिट केस है। एडवोकेट विक्रम चौधरी, रिमांड की शुरुआत लाइन में ईडी का छल और गलत बयान दिखती है। इसमें केजरीवाल को आप प्रमुख या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया जा रहा है। मास्टरमाइंड एसजी राजू केजरीवाल घटोले के सरगना किंगपिन है, रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया। एडवोकेट विक्रम चौधरी, कल तक हाईकोर्ट में ईडी का रुख था कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, हम उन्हें व्यक्तिगत हैसियत के अलावा नहीं बुला रहे। सबूत के तौर पे एसजी राजू कहते हैं चैट मिलते हैं, इससे पुष्टि होती है कि हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र किया गया। कई लोग को भारी नकद की राशि सौंपी गई है। एडवोकेट विक्रम चौधरी कहते हैं, मुझे लगता था कि ईडी जांच करता है, लेकिन यहाँ ईडी अब जज, जूरी और जल्लाद बन गया है। अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। 5वां सरकारी गवाह एस राजू, सरकारी गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। ये बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने होता है। अभिषेक मनु सिंघवी, शरद रेड्डी ने कहा कि उनसे विजय नायर को कोई पैसा नहीं दिया। रेड्डी को गिरफ्तार भी इसलिए किया गया, वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रहा था। अब आते हैं बीजेपी को इलेक्ट्रो बॉन्ड देने वाली टॉप 10 कंपनी कौन है। बीजेपी को सबसे अधिक चंदा देने वाली 10 कंपनी के लिस्ट में पहले नंबर पे हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का नाम है, जो 584 करोड़ रुपये दिए। दूसरे नंबर पे है
क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 375 करोड़ रुपये पार्टी को फंड में चंदे के रूप में दिया। जानकारी के अनुसार इस कंपनी ने एक दिन में सबसे अधिक चंदा बीजेपी को दिया। तीसरे नंबर पे खनन दिग्गज वेदांता लिमिटेड है, जिसने 200 करोड़ रुपये चंदे को तौर पे बीजेपी को दिया। चौथे नंबर पे है टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जिसने 157 करोड़ रुपये दिए। पाँचवें नंबर पे है मदन लाल लिमिटेड ने 175 करोड़ दिए, जबकि छठे नंबर पे है DLF ग्रुप ने 170 करोड़ बीजेपी को चंदे के रूप में दिया। सातवें नंबर पे है केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड है, जिसने 144 करोड़ रुपये दिए। बिरला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़ रुपये देकर आठवें स्थान पे। नौवें स्थान पे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस है, जिसे 100 करोड़ रुपये दिए। वहीं हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 10वें नंबर पे है, कंपनी ने बीजेपी को 81 करोड़ रुपये का चंदे के रूप में दिया। यानी इस प्रकार से बीजेपी काम कर रही है, जिससे बीजेपी को इस तरह से जो भी कंपनी दिया, हालांकि दिलचस्प की बात यह है कि जितने भी कंपनी का हमने नाम लिया, जितने भी कंपनी का हमने आपको सुनाया, जिस तरह से बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा दी है, वह कंपनी ED CBI इनकम टैक्स के रडार पे था। जिस कंपनी की टर्नओवर भी जितना चंदा दिया उतना नहीं है, उससे ज़्यादा का चंदा दिया हुआ है। आप समझिए, कुछ कंपनी ऐसे भी है जिसे बीजेपी ने भी कई काम दिए गए हैं, कहीं ना कहीं किसी को प्रोजेक्ट मिला है, और इस प्रकार से बीजेपी को चंदा दिया गया है। इस खबर पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।